गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 8वीं क्लास के विज्ञान विषय का 10वां पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो इस पाठ का अंतिम टॉपिक, अंतिम वीडियो लेक्चर है, जो आपका टॉपिक दे रखा है किशोर अवस्था की। और इस पाठ पर आधारित आज अपना वीडियो लेक्चर 5वां है, जिसमें आप पढ़ोगे लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन भी अपनी बॉडी में किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं, क्या कार्य होते हैं और किस प्रकार इनकी भी कई प्रकार की कमी से कई इफेक्ट देखने को मिलते हैं, उसको अपन डिस्कस करेंगे। जनरली आप जानते भी कि अपने बॉडी में लिंग हार्मोन के रूप में वसंत द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन तथा अंडाशय प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्राव किया जाता है, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट गौण लैंगिक लक्षणों को जनरेट करने में विशेष भूमिका प्रदान करने का कार्य करते हैं। गौण लैंगिक लक्षण के अंतर्गत आपने ये भी पढ़ा था कि गौण लैंगिक लक्षण के अंतर्गत देखें किशोर अवस्था में लड़कियों में स्तन का विकास होना, टाइम पीरियड प्रोसेस शुरू होना तथा कई प्रकार की शैक्षिक क्रिया का जनरेशन प्रोसेस देखने को मिलता है। जबकि लड़कों में देखें तो उनमें दाढ़ी मूंछों का विकसित होना तथा आवाज़ का भारी होना और सीने का फूलना तथा विभिन्न प्रकार की रिप्रोडक्शन प्रक्रिया को करने की प्रक्रिया उसमें उत्तेजना क्या होती बढ़ती है, जिससे लिंग साइज तथा वर्षण की एक्टिवेशन पावर में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो बेसिकली अपन देखते हैं तो लिंग हार्मोन अलग अलग प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है। काफ़ी चीज़ों को आपने स्टडी करने पर आपको समझ में आती है बात कि उनकी अलग अलग क्रियाविधि होती है और उन क्रियाविधि के आधार पर अलग अलग प्रकार के प्रोसेस अपन को देखने को मिलता है। जैसे कि हम जानते भी हैं कि लिंग हार्मोन डायरेक्ट इनडायरेक्ट विभिन्न प्रकार के मुख्य गौण लैंगिक लक्षणों को निर्धारण करने में भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो अपने दैनिक जीवन शैली को डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्टेड करने का कार्य भी कर सकते हैं। उसमें अपन देखने जा रहे हैं लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन जैसे पीयूष ग्रंथि। ये अलग अलग ग्रंथियाँ होती हैं जो अंतःस्रावी तंत्र से जुड़ी रहती है और इनका डायरेक्ट इनसे निकलने वाले हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ होते हैं और इनका सीधा स्त्रावण ब्लड में होता है। इनमें किसी भी प्रकार के वाहिका नहीं पाई जाती। ये ग्रंथि डायरेक्ट सप्लाई किसमें जाती है, ब्लड्स में सप्लाई करती है और उसके अकॉर्डिंग पूरे बॉडी में एक सेकंड में प्रोसेस देखने को मिलता है। तो पीयूष ग्रंथि के बारे में आपने छोटी क्लास में भी सुना भी होगा और वैसे देखें तो पीयूष ग्रंथि को विस्तार रूप से स्टडी आप जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा उसमें साइंस डिपार्टमेंट में जाने पर आपको 10वीं क्लास में या फिर 12वीं क्लास में अलग अलग लेवल पे आपको विस्तार रूप से स्टडी करने को मिलेगी। पीयूष ग्रंथि को अपन मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि जितनी भी प्रकार की अन्य ग्रंथियों को इसको नियंत्रित करने में विशेष भूमिका रहती है, परंतु लेटेस्ट में खोज में देखने को मिलता है कि पीयूष ग्रंथि के ऊपर भी एक प्रकार की हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाई जाती है, जो पीयूष ग्रंथि को भी नियंत्रित करने का काम करती है, जो हेडमास्टर का काम करती है। बाकी ग्रंथियां जैसे स्टूडेंट और पीयूष ग्रंथि मास्टर और हाइपोथैलेमस ग्रंथि वो होती है हेडमास्टर। तो मास्टरों के ऊपर भी हेडमास्टर होता है। तो सेम टू सेम प्रोसेस बॉडी में भी वैसे वैसा देखने को मिलता है कि शादी में भी मैनेजमेंट प्रोसेस अन्य बारे बताया गया है। तो अपन बेसिकली देखते हैं पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ये मटर के दाने के अनुमा होती है। मटर के दाने अनुमा लाल रंग की मस्तिष्क में पाए जाने वाली ग्लैंड या ग्रंथि है, जो वृद्धि हार्मोन को स्त्रावन करती है और इसके अतिरिक्त कई प्रकार के अन्य हार्मोन भी न्यूट्रलाइज करती रहती है, जिससे अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां अलग अलग प्रकार से अपना इफेक्ट दर्शाने का काम करती है। तो विशेष रूप से अपन देखते हैं पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्त्रावन करती है और वृद्धि हार्मोन की कमी या अत्यधिक स्त्रावन से शारीरिक विकास पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट देखने को मिलता है। आपको बताएं कि वृद्धि हार्मोन की आवश्यकता से अधिक मात्रा में स्त्रावन होने पर वृद्धि हार्मोन से शरीर का आकार भीमकाय हो जाता है, राक्षस दानवाकार शरीर बढ़ जाता है, हाइट हो जाती है 9-10 फुट तक इतनी हाइट बढ़ जाती है आपकी, और फिर बाद में एक दानवाकार टाइप में आपका शरीर हो जाता है राक्षस से समान, और आपका बॉडी लैंग्वेज क्या हो जाती है अलग ही रूप में आपको देखने को मिलता है। और इनका स्त्रावन कम होने की वजह से एकदम ठीकना हो जाता है, ठीकने बाबू
भौने कहते हैं जिसको, भौने हो जाते हैं। क्यों? तो ये सारा खेल किस पे डिपेंड करता है? मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि पर डिपेंडेड है कि मतलब इसका पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्राण होने वाला वृद्धि हार्मोन अधिक मात्रा में स्त्राण हुआ तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी, दानवा का शरीर हो जाता है, और कम स्त्राण हुआ तो आप ठीक नहीं है, बौने रह जाते हैं। तो इसका नियमित रूप से जितनी रिक्वायरमेंट के अनुसार ये एक्टिव रहती है तो उसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट देखने को मिलता है। परंतु आप जनरली देखते हैं ये सारा प्रोसेस किस पे डिपेंड करता है? खान पान पे देखने को मिलता है। आगे देखते हैं थायराइड ग्रंथि जो गले में पाई जाती है, थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्राण करने का काम करती है। कौन से? थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्राण करती है। जो इस हार्मोन की कमी से गलगंड रोग हो जाता है, गला फूल जाता है, और मान लो इसको अपन को रिकवर करना है। ये थायरोक्सिन हार्मोन की कमी कब देखने को मिलती है? ये ग्रंथि कब एक्टिव होती है? जब आपके खाने में आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है, देन आपके थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है, और जिससे गलगंड नामक का रोग हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं गायटर या घोंघा रोग। गला फूलता है ना, तो आपने देखा होगा। दिमाग बात रहेगी, थायरोक्सिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और क्या कार्य है? तो इसका कार्य ये बताया जा रहा है, गलगंड रोग को नियंत्रित करने में इसकी विशेष भूमिका रहती है और गले में स्थित होती है। अग्नाशय ग्रंथि अग्नाशय में पाई जाती है तथा इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव करती है। क्या करती है? इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव करती रहती है। और इंसुलिन हार्मोन आप जानते भी कि इसका विशेष कार्य है कि डायबिटीज को नियंत्रित करना। मान लो इंसुलिन हार्मोन की आपके बॉडी में कमी हो जाती है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाएगा, और शर्करा का स्तर बढ़ जाने की वजह से आपके डायबिटीज रोग हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं मधुमेह रोग, जो एक प्रकार की बीमारी है जिसकी वजह से कई प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट हार्टे के इफेक्ट देखने को मिलते रहते हैं। तो अपन जनरली देखते हैं कि इसके क्या क्या कार्य है, क्या प्रोसेस है, उसको अपन एक एक ग्रंथि को स्टडी करके व्यवस्थित समझ सकते हैं। आगे देखते हैं एड्रिनल ग्रंथि वक्र के ऊपर ऊपरी हिस्से में पाई जाती है। यहाँ पे किडनी होती है ना, किडनी के ऊपरी छोर पर ये देखने को मिलती है। कौन सी? एड्रिनल ग्रंथि। अलग अलग ग्रंथियों के अलग अलग कार्य और उनसे स्रावित होने वाले अलग अलग हार्मोन स्रावित होते रहते हैं। एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनल हार्मोन का स्राव होता है। कौन से हार्मोन का? एड्रिनल हार्मोन का। दिमाग बात रहेगी, एड्रिनल हार्मोन आपको विशेष कंडीशन में आपकी सहायता करने में काम करती है, जैसे क्रोध, चिंता या उत्तेजना आदि क्रिया में एड्रिनल हार्मोन का स्राव या स्तर ऊपर नीचे होता रहता है, जिससे अपन के अकॉर्डिंग वातावरण के अकॉर्डिंग अपन लड़ सकते हैं। बेसिकली बताया जा रहा है एड्रिनल ग्रंथि का विशेष कार्य 3F के रूप में दर्शाया गया है। 3F का मतलब यहाँ पे क्या होता है? 3F से आपका या 3F की फुल फॉर्म पूछे तो आप याद रखना फ्लाइट, फ्राइट और फाइट। फाइट का मतलब लड़ना, फ्राइट का मतलब डरना और फ्लाइट का मतलब दौड़ना। जब आपको दौड़ना हो तब आपके एड्रिनल हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है बॉडी में, या अकस्मात में आप डर जाते हैं तब भी आपके बॉडी में एड्रिनल का स्तर कम हो जाता है, या फिर लड़ने की कंडीशन हो, फाइटिंग करनी हो, किसी से झगड़ा करना है, तब आपके एड्रिनल हार्मोन क्या होता है? बढ़ जाता है, जिससे आपकी बॉडी में जोश आता है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू हो जाता है और लड़ाई शुरू कर लेते हैं। तो ये सारा खेल किस पे डिपेंड करता है? एड्रिनल हार्मोन पर ये सारी क्रिया देखने को मिलती है। वैसे की बात दिमाग में रहेगी। तो ये था, जनरली अपन देखते हैं लिंग हार्मोन के अतिरिक्त भी अन्य हार्मोन भी होते हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपने आपको क्या करते हैं? इफेक्टेड करने का काम करते हैं। तो इनके बारे में अभी लेटेस्ट में आपके 8वीं लेवल के स्तर पे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको मैटर अपडेट करवा रखा है। फिर जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा उसके अनुरूप आपको विस्तार रूप से मैं स्टडी करने को मटेरियल मिलता रहेगा। तो ये था आपके लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन की भूमिका क्या रहती है। अब देखते हैं कीट व मेढक के जीवन चक्र को पूर्ण करने में हार्मोन का विशेष क्या योगदान रहता है, उसमें अपन देखने जा रहे हैं। तो इनमें कई प्रकार के कीट भी होते हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हार्मोन की उपस्थिति से उनकी भी जीवन शैली प्रभावित होती रहती है। तो देखिए इस मैटर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको एक प्रश्न इसमें से हर कंपटीशन एग्जाम में तथा आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न उनके आपके सामने पेश होता रहता है।
3F का किससे संबंध है, कौन सी ग्रंथि से, या इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, या फिर गलगंड कौन से हार्मोन की कमी से होता है, और या बौनापन कौन सी ग्रंथि कम सक्रिय की वजह से बौनापन देखने को मिलता है। तो ऐसे छोटे मोटे प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो ध्यान दें, व्यवस्थित रूप से स्टडी करते रहें, कंफ्यूजन ना हो। आगे अपना बिंदु जैसे दे रखा है वो है कीट व मेढक में हार्मोन का क्या इफेक्ट है, इसको अपन स्टडी करने जा रहे हैं। हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट। देखिए आगे आप देखते हैं हार्मोन का कीट पतंग तथा मेढकों पर भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनके जीवन चक्र को पूरा करने में हार्मोन का विशेष योगदान रहता है। बेसिकली अपन देखते हैं कि जैसे टेडपोल के बारे में आपने सुना होगा कि टेडपोल मेढक की एक विशेष अवस्था होती है जो अंडा उत्पन्न करने के बाद में लार्वा से फिर बाद में प्रारंभिक टेडपोल और फिर बाद में टेडपोल से वैसे कन्वर्ट होता हुआ आपने पिछले पार्ट में स्टडी की थी। तो आप जानते हैं टेडपोल से वयस्क मेढक में रूपांतरण होने के लिए उनमें थायरोक्सिन हार्मोन की उपस्थिति आवश्यक बताएगी। थायरोक्सिन हार्मोन को हटा दिया जाए तो मेढक हमेशा टेडपोल अवस्था में बना ही रहता है। तब अपन क्या करते हैं, आयोडीन युक्त या तो विलेन उसमें डालते हैं या फिर थायरोक्सिन हार्मोन के इंजेक्शन डायरेक्ट टेडपोल पे लगा के उसको बढ़ा दिया जाता है। परंतु प्राकृतिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि हमेशा टेडपोल का विकास करने के लिए मेढक लवणीय जल में अपने अंडे निर्मुक्त करता है और धीरे धीरे अंडे विकसित होकर अपने आप वयस्क मेढक में कन्वर्ट होने के बाद में अपने आप सांसारिक जीवन में अपना जीवन यापन करने के लिए सक्षम होते हुए उसी लवणीय जलीय विलयन से बाहर आता रहता है। बेसिकली आप जानते हैं कि अलग अलग प्रकार के कीट भी होते हैं, कीटों पर भी हार्मोन का इफेक्ट देखने को मिलता है। उनका विकास, अट्रैक्शन, अलग अलग प्रकार की कई क्रिया होती है, उसमें हार्मोन का विशेष योगदान होता है। और जैसे आपने देखा भी होगा कि स्वीटन हार्मोन जो बिल्ली द्वारा स्राव किया जाता है, बिल्ली से सीते द्वारा इस प्रकार स्वीटन हार्मोन स्राव किया जाता है, जिसकी वजह से जो मादा स्वीटन हार्मोन स्राव करती है, जो नर को हजारों किलोमीटर से दूरी पर स्थित होने की वजह से भी उसको अपनी ओर आकर्षित करती है और सेक्स प्रक्रिया करने में विशेष योगदान देने में स्वीटन हार्मोन की भूमिका रहती है। ऐसे ऐसे आपने कस्तूरी मृग के बारे में भी देखा होगा। कस्तूरी मृग में नाभिक में कस्तूरी मृग जो विशेष प्रकार का हार्मोन स्राव करता रहता है, जिसकी वजह से मादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होती रहती है और उसको रिप्रोडक्शन के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। तो कई प्रकार की प्रक्रिया से जीव जंतुओं में देखने को मिलती है हार्मोन की भूमिका होती है। अब अपना इस पार्ट का लास्ट टॉपिक दे रखा है जननात्मक स्वास्थ्य क्या होता है। जनन संबंधित स्वास्थ्य के संबंध में क्या मुख्य बातें बता रखी है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। स्वास्थ्य से बेसिकली आपका अभिप्राय है कि व्यक्ति कायिक व मानसिक विसंगति मुक्त हो, उस व्यक्ति को अपन स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं, स्वास्थ्य कहलाता है। उस व्यक्ति का क्या कहलाएगा, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का मतलब किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं हो, दिमाग में कोई फिक्र नहीं हो, आराम से जैसे भी काम करे वो आराम से करे, घबराहट नहीं हो, टेंशन नहीं हो, आराम से किसी भी प्रकार का शारीरिक इफेक्ट नहीं हो, तो बेझिझक होकर अपना कार्य करता रहता है, वो कहलाता है स्वस्थ व्यक्ति। बेसिकली आपको परिभाषा डेफिनेशन याद रखना है स्वास्थ्य की क्या रखी, व्यक्ति का कायिक एवं मानसिक विसंगति मुक्त होना ही उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मुख्य बातें कौन कौन सी, व्यक्ति कब तक स्वस्थ बना रहेगा, आराम से सोता रहेगा तो क्या स्वस्थ बना रहेगा, नहीं, नॉट पॉसिबल। एनी टाइम सोए हुए व्यक्ति भी स्वस्थ नहीं रह सकते, क्यों, क्योंकि उसमें कई प्रकार का प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा स्वस्थ रहना पॉसिबल नहीं है। कि स्वस्थ रहने के लिए उसको संतुलित भोजन से, शारीरिक सफाई भी करनी चाहिए, व्यायाम भी करना चाहिए, कई प्रकार की प्रक्रिया जो फॉलो करता है उसके आधार पर व्यक्ति स्वस्थ बना रहता है। संतुलित भोजन, मान लो पूरे दिन सोया रहता है, आराम भी करता रहता है, परंतु आपने उसको संतुलित भोजन नहीं खिलाया, ओनली पानी पिला रहे हो, तो फिर उसको व्यक्ति कितने दिन तक बसर जिएगा, पॉसिबल नहीं। आप संतुलित और उसका स्वास्थ्य की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो उसको संतुलित भोजन की भी आवश्यकता होती है। और आप संतुलित भोजन दे रहे हो और स्नान कुछ भी नहीं करवा रहे, ओनली फॉर एक कीचड़ में डाल रखा है, तो कितने दिन तक वहाँ पड़ा रहेगा, धीरे धीरे उसके शरीर पे क्या लग जाएंगे, विभिन्न प्रकार के जीवाणु का संक्रमण हो जाएगा और धीरे धीरे शरीर क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाता है। सब कुछ करवा रहे हैं, संतुलित भोजन भी करवा रहे हैं, शारीरिक सफाई भी करवा रहे हो
और आराम से बैठा व्यक्ति घर पे खाट पे सोया सोया रहता है तो भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता है। कई प्रकार की डायबिटीज बीमारी होने की संभावना थी, क्योंकि शारीरिक कसरत भी आवश्यक है, शारीरिक परिश्रम भी नेसेसरी बताया गया स्वस्थ रहने के लिए। अब अपन बात करें किशोर अवस्था में संतुलित भोजन अति आवश्यक बताया गया है। किशोर अवस्था में जनन संबंधी स्वास्थ्य बताया जा रहा है कि उसके जननांगों का विकास करना है, शारीरिक विकास करना है, तो उसको संतुलित भोजन देना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम में उनकी शारीरिक कोशिका तीव्र गति से विकसित होती है और विकासशील कोशिका को आवश्यकता से अधिक मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होती है और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन आवश्यक बताया गया है। तो कई प्रकार से आपने देखा होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट भी संतुलित भोजन न खाने की वजह से शारीरिक रूप से बौनापन हो जाता है, जननांग विकसित नहीं हो पाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ऐसा प्रोसेस देखने को क्यों मिलता है? क्योंकि उसको खान पान की क्या है डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट देखने को मिलता है। शारीरिक सफाई भी जरूरी है, क्योंकि संक्रामक रोग होने की संभावना थी। किशोर अवस्था में विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां हाईली एक्टिव होती है, ग्रंथियां एक्टिव होने की वजह से विभिन्न प्रकार के रोग भी हो सकते हैं। तो उन रोगों को बचने के लिए संक्रामक रोग जैसे खुजली, दाद होना, कई प्रकार के हार्मोन्स स्ट्राइक होते रहते हैं, तो उनकी वजह से कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए शरीर की सफाई डेली जरूरी है। साफ सफाई नहीं की तो विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग होने की संभावना रहती है। शारीरिक व्यायाम करना चाहिए, किशोर अवस्था में व्यायाम जरूरी, खेल कूद करना, भाग दौड़ करना, व्यायाम कुल मिलाकर शारीरिक क्रिया किशोर अवस्था में आवश्यक बताई गई है। इम्पोर्टेंट बात है कि किशोर अवस्था में नशीली दवाइयों का निषेध करें, नशीली प्रवृत्ति को न अपनाने दें। यह इम्पोर्टेंट बात बताई जा रही है। आपको शरीर को स्वास्थ्य बनाए रखना है तो नशीली चीज़ों को कम से कम प्रयोग करें, करनी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसी लत हो जाती है कि मतलब चाय पिएंगे तो ही खड़ा हो पाएंगे, वो ऐसा करेंगे तो ये इस प्रकार की आदत हो जाती है। तो उन आदतों से बचें, किसी चीज़ के आदी न बने। तो विशेष करके नशीली दवाइयाँ या नशे करने की प्रवृत्ति को किशोर अवस्था में कम से कम करें। बाकी किशोर अवस्था में आपकी लत पड़ गई तो फिर बाद में नशे आपकी उसके अनुरूप हो जाती है और फिर बाद में आप आगे सक्षम नहीं हो पाते। अपना जो टारगेट होता है उस टारगेट तक आप पहुँचने में क्या रहते हैं, असक्षम हो जाते हैं। तो बेसिकली अलग अलग बातों को आप ध्यान रखते हुए, जनन संबंधी स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए अपनी क्रिया करते रहें। इम्पोर्टेंस बात है, जैसे जैसे जिस परिवेश में रहते हैं, जिस अनुरूप आप वातावरण में प्रोसेस में इंटर करते हैं, उसके अनुरूप अपना काम करते रहें और अपने आप को व्यवस्थित रूप से बनाए रखें। इम्पोर्टेंट बात ये, गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहो, अपना काम करते रहे। किसी भी प्रकार की शंका या डाउट हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ के उस चीज़ का समस्या का समाधान करें। जो मैटर आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं उसको प्रत्येक मैटर को व्यवस्थित रूप से कंटेंट तैयार करते हुए व्यवस्थित रूप से पढ़ाई अपनी कंटिन्यू बनी। तो ये था आपका टॉपिक। जो अभी तक आपने जो आपके सामने मैटर ऑफ डन है उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले रखा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैटर को सेव करते हुए इस टॉपिक को क्लोज करने जा रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।